है गाइस, क्या हाल चाल। तो फाइनली यार चलो गाइस ऑर्गेनिक के डे 13 पे आते हैं गाइस। बहुत क्लोज आ रहे हैं, होली होली बस बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं अपने एंड करने में ऑर्गेनिक के। तो गाइस आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो रीजन्स के लेक्चर्स हैं, रीजन्स के जितने भी हमने लेक्चर लिए, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे रीजन्स में कंप्लीट कर दूं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपका आएगा, अगर आज रीजन सारे कंप्लीट हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लेक्चर है आएगा SN1, SN2, E1, E2 और दो तीन और मैकेनिज्म, अच्छे मैकेनिज्म है उनके बारे में आएगा। लेकिन मेन मैकेनिज्म अपने चार ही हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता ही आता है यार इस पे क्वेश्चन। SN1, SN2, E1, E2 तो इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। E1, E2 हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट है, तो उन बच्चों को भी करना है जो 11 से 12th में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अपना 15th लेक्चर होगा मैं ले आऊंगा आपके लिए नेमिंग रिएक्शंस पे। आपको सारी नेमिंग रिएक्शन एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन एक बार ले आ देंगे 15 लेक्चर। उसके बाद गाइस 2 लेक्चर मुझे और लेने हैं, 2 लेक्चर और लेने हैं, उसको उस टाइम में रिवील करूंगा कि क्या करना है उसमें, ठीक है। तो चलो अभी 2 लेक्चर का आपको पता लग गया कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में क्या आएगा। तो चलो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार बात करते हैं फंक्शन ऑफ सिलीनियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सिलीनियम ऑक्साइड। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है इसका। देखो एडवांस में यार नीट के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज होता है। इसके बारे में ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि ये रीजेंट काम क्या करता है, तो इस रीजेंट का फंक्शन देख लो, याद रहना चाहिए। आप काफी बच्चे को नहीं, आपको भी शायद नहीं पता हो, आई होप आपने पहली बार सुना हो इसके बारे में, ठीक है। मैंने अपने किसी लेक्चर में बताया भी था, तब उधर सुन लिया हो तो अलग बात है, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले बात करते हैं सिलीनियम ऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है। देखो सिलीनियम ऑक्साइड क्या करता है, बस अल्फा कार्बन पे सिलीनियम ऑक्साइड क्या करता है, अल्फा कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा देता है। बस सिंपल सा काम उसका है। जैसे देखो 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहली एग्जांपल है तो देखो इसमें अल्फा पोजीशन है, देखो कार्बन जो बॉन्ड ग्रुप से बॉन्डेड है उसके साथ ही जो पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन होती है। तो बस क्या देखो ए भी अपनी अल्फा पोजीशन है, तो सिलीनियम ऑक्साइड बस किसी एक अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा देता है। तो चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात सेम ही है। तो बस सिलीनियम ऑक्साइड क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगाता है। तो देखो ये अपनी अल्फा पोजीशन है, तो इधर बस हमने कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड और लग जाता है, बस सिंपल सी बात ये है। जैसे दूसरी एग्जांपल देख लो, ये दूसरी एग्जांपल है। तो अगर सिलीनियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो हमें पता है कि हाँ ये अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा देता है। तो देखो अब अल्फा पोजीशन इधर भी है, इधर भी है, ये भी अपनी अल्फा पोजीशन ही है। तो ये कहां लगाएगा, ये लगाएगा जो मोर अल्काइलिक कार्बन है, मतलब जिससे ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उससे अपना कार्बोनाइल ग्रुप लगा देगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप कहां लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ये अपनी अल्फा पोजीशन, सिलीनियम ऑक्साइड क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे अपना बॉन्ड लगा देगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपके 2 छोटे से बहुत सिंपल से फंक्शन थे सिलीनियम ऑक्साइड के, जो कि आई होप क्लियर, बहुत छोटा सा फंक्शन था, बहुत छोटा सा रीजन था, बहुत छोटे से फंक्शन थे इसके, तो हमने देख लिया, ठीक है गाइज। तो अब चलो गाइस बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखो हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो काफी कुछ है हाइड्रोकार्बन्स में, तो इसी करके शायद आपको देखने में थोड़ा अजीब सा भी लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा टाइट ज्यादा हो गया है, कंटेंट ज्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं, आपको बस समझना है, सब कुछ मिल जाए एक जगह पे, वही बहुत है, ठीक है ना। तो अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे बेसिक स्टार्ट करके, नेक्स्ट स्लाइड तक हम एंड तक इसके चले जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। पहले 2 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो पता है ना हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, जो कंपाउंड हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सिंपल सी बात। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं गाइस, कंटेन ओनली सिंगल, मतलब देखो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सी प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अल्केन्स, जैसे अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं गाइस, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी ले सकते हो या ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो। तो याद रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी टर्म है, ठीक है ना।
अब देखो गाइस, ये वैसे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन मैं लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, तो वैसे आएगा नहीं, ऐसी चीजें आती नहीं है अपने जेईई नीट में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि क्या पता आज तक नहीं आई तो अब आ जाए, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो देखो गाइस, इसके आपको आइसोमर लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में कि C6H14 के 5 आइसोमर्स हैं। इनको आप लिख भी सकते हो, मैंने आपको आइसोमर में कराया भी हुआ है कि ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया कि अगर बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी हो, आपसे सीधा ही आइसोमर के बारे में पूछेगी इसके कितने आइसोमर है, तो आपको पता है कि 5 आइसोमर है। ठीक है, इसके कितने आइसोमर है, C7H16 के 9 आइसोमर। देखो इन दोनों के तो आप तब भी लिख सकते थे, लेकिन इसके अगर लिखने को कह दें तो 75 आइसोमर्स, लिखते लिखते थक जाओगे, कभी लिख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको मैंने इसलिए एज ए फॉर्म लिख दिया कि अगर वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब रही या बहुत ज्यादा अच्छी रही, जो भी कह लो, अच्छी उनके लिए रहेगी जिन्होंने बस लेक्चर देखा हुआ है, उनको बस याद आ गया उधर तो, और बुरी उनके लिए रहेगी जिनको भाई कंसेप्चुअल लेवल पे चल रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं, उनको लर्निंग वाला थोड़ा आएगा फिर, है ना। तो वैसे मैंने लिख दिया है, वैसे ज्यादा काम की है नहीं, लेकिन एज ए ऑन ए सीरियस नोट मैंने लिख दिया कि मतलब भाई एक बार एनसीईआरटी की लाइंस कभी कभी उठा देते हैं जो कि आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है कि C6H14 के 5 आइसोमर होते हैं, C7H16 के 9 होते हैं एंड C10H22 के 75 होते हैं। ठीक है, अब गाइस आते हैं रिएक्शंस पे अपने। सबसे पहले बात करते हैं वोर्ट्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, वोर्ट्स रिएक्शन के बारे में। देखो वोर्ट्स रिएक्शन क्या होती है, बस देखो हेलो अल्केन होता है, हेलो अल्केन की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें अल्केन मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, अल्केन। देखो क्या होता है, एक आरएक्स है अपना हेलो अल्केन, एक आरएक्स है, ठीक है, हम दो आरएक्स के मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंट ऑफ ड्राई ईथर। तो बस क्या करता है, सोडियम जो है, सोडियम है, इन दोनों के एक्सेस ले लेता है। देखो Na2NaX बाहर आ जाता है, 2NaX बाहर आ जाता है और ये RR आपस में अटैच हो जाते हैं, RR आपस में अटैच हो जाते हैं, तो इसको ही बोलते हैं वोर्ट्स रिएक्शन। गाइस आपको वोर्ट्स रिएक्शन में ज्यादा आपके जो एग्जाम में आती है तो ऐसे नहीं आती कि यार इतना सिंपल लिखा हुआ नहीं आता, उधर बस सिंपल से ऐसे ही आता है कि जैसे RCl आ गया और इधर आपको दे देंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जरूरी नहीं है कि वो 2 दे या 2 सोडियम दे। देखो जैसे इधर तो हमने 2 लिए, आरएक्स भी एक इधर लिया, एक आरएक्स इधर लिया, ऐसे आपको दिया नहीं होगा, बच्चों के जैसे नहीं दिया होगा, आपको सिंपल ऐसा दिया होगा अल्काइल हेलो अल्केन की रिएक्शन कराई हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, वोल्ट्स रिएक्शन है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, R इंटू आर, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि वोल्ट्स रिएक्शन में 2 A यूज होते हैं। अगर जरूर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इधर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक इधर इसका मतलब क्या है कि ये 1 मोल है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब गैर नंबर्स ऑफ एटम होते हैं तो आपस में कंबाइन होके RR देते हैं। तो हो सकता है कि कभी आपको 2 ना दिया हो, तो याद रखना कि सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो तो हेलो अल्केन्स क्या करते हैं, वोर्ट्स रिएक्शन और आपका अल्केन देते हैं हमें। क्लियर है, तो आपको जनरली ऐसे दिया होता है, ऐसे नहीं दिया होता इतना सिंपल तरीके से कि आपको आरएक्स दिया हो और ऐसे सोडियम बीच में दिया हो, एक्सआर इधर दिया हो, ड्राई ईथर दिया हो, तो आराम से आप निकाल दो, इतना सिंपल भी नहीं देते। ठीक है, तो इस चीज से याद होना चाहिए कि ऐसे भी और दे सकते हैं। ठीक है, तो माइंड अलग अलग वे में अपना तैयार होना चाहिए। क्लियर है, तो ये अपनी वोर्ट्स रिएक्शन थी। अब देखो गाइस बात करते हैं सम स्पेसिफिक रिएक्शन। कुछ देखो गाइस स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक किसी पर्टिकुलर प्रेशर्स पे या किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में हैं और आपको आनी भी चाहिए। एडवांस में बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस में बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि वो ये भी चेक करते हैं कि एडवांस के बच्चे को सिर्फ कंसेप्चुअल ही नहीं चल रहा है, उस मतलब वो ये भी चेक करते हैं कि एडवांस का बच्चा सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है कि लर्निंग में भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी मेमोरी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी एडवांस में आते हैं कि जो आपकी मेमोरी भी चेक करे कि आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, सेम एज एम्स नीट के लिए भी। ठीक है ना,
तो देखो इसमें बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं इथेन की। देखो इथेन की ऑक्सीडेशन करें, इथेन की ऑक्सीडेशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, Ag सिल्वर ऑक्साइड या CH3CO2 Mn मैंगनीज, ठीक है, इनके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें, मतलब इथेन की ऑक्सीडेशन करें या इथेन में की ऑक्सीडेशन करें या ऑक्सीजन का एडिशन करें इथेन में, इन प्रेजेंस ऑफ इन दोनों के कोई भी हो, तब क्या होगा, अपना इथोनिक एसिड बन जाता है। तब क्या बन जाता है, अपना इथोनिक एसिड। मतलब याद रखेंगे कि जब इथेन की ऑक्सीडेशन करें इन दोनों रिएजेंट में से कोई भी की प्रेजेंस में, तब अपना क्या बनता है, इथोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एडवांस में ए रिएजेंट पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ए सेम रिएक्शन, ए दिया ए दिया ए दिया, और बच्चों को पता ही नहीं होता है काम क्या करता है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन 11th में होता है, हम 12th के अच्छे टॉपिक कर लेते हैं, 11th भूल जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। वैसे तो दोनों ही रिजल्ट याद रखना, लेकिन एडवांस में बहुत पूछा गया हुआ है। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे, सम स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, देखो दूसरी स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है, मीथेन की अगर ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और टेम्परेचर रखें 523 केल्विन एंड प्रेशर रखें 100 atm। क्या भैया हमको एक टेम्परेचर प्रेशर याद रखने हैं? याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो चलो तब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन याद रख लोगे तो एक प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो याद हो जाए तो याद रख लेना। ठीक है ना, प्रेशर याद रखना तो सिंपली है 100। ठीक है, इसको बस याद रख लेना 523 केल्विन, 523 केल्विन। तो गाइस मीथेन की अगर ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज गिवन बिलो, दैट इज गिवन ऑन रिएक्शन, ठीक है, तब आपको क्या मिलता है, मिथेनॉल। तब आपको क्या मिलता है, मिथेनॉल। और अगर मिथेन की ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तब आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, मिथेनॉल। तब आपको मिलता है मिथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन पता नहीं कितनी बार एडवांस में आई हुई है, चेन रिएक्शन बना के कितनी बार रिएक्शन आई हुई है। तो याद रखेंगे, जब मिथेन की ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3, क्या मिलेगा हमें, मिथेनॉल। क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। और अगर कॉपर के प्रेजेंस में कराएंगे तो मिथेनॉल मिलेगा। इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन है। आपको स्पेसिफिक चीज, मतलब स्पेसिफिक कुछ प्रेजेंस है। देखो इधर कॉपर की प्रेजेंस में हो रहा है और इतने टेम्परेचर पे, और इधर इसकी प्रेजेंस और हीट हो, तब आपका मिथेनॉल बनेगा। तो एक कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो इनको आपको एज इट इज याद रखना होता है, आपके नॉलेज का पार्ट होना चाहिए कि आपको पता हो कि अच्छा इथेन की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इथेन को इथोनिक एसिड में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस टू रीजन्स। क्लियर है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस टू रीजन्स, और कैटलिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो गाइस चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर है पहली बातें। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और देखो अल्केन्स आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन ओनली। देखो अल्केन्स पहली बात क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। अल्केन्स क्या होते हैं गाइस, रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज नहीं होते अल्केन। याद रखेंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होते अल्केन। क्लियर है, तो देखो only alkane having 3 degree hydrogen are oxidized to alcohols by Kamenov। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से अल्केन ऑक्सीडाइज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ओ अल्केन जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, सिर्फ और सिर्फ वही अल्केन ऑक्सीडाइज होते हैं। वो भी किसके द्वारा, बाय केमेनोफोर, और कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल में, कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल में। फॉर एग्जांपल देखो ये आपकी एग्जांपल है, एनसीईआरटी बेस एग्जांपल है। देखो इसमें क्या है, देखो 3 डिग्री कार्बन है, एक क्या है 3 डिग्री कार्बन, देखो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाँ ए अल्केन भी है अपना, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड ही है। तो अल्केन हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन get oxidized in a presence of Kamenophyr and converted into alcohol। अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, मतलब रिएक्शन दिए, कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अल्केन्स वैसे जनरली रेजिस्टेंस होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज नहीं होते। बस वही अल्केन ऑक्सीडाइज होते हैं जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है, ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्लियर है अल्केन का। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन पता नहीं कितनी बार आ चुकी है। हाइड्रोकार्बन को बहुत मिक्स करके एडवांस में क्वेश्चन बनाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे 11th को मिस करके जाते हैं, 12th को अच्छा कर लेते हैं, 11th को मिस करके जाते हैं। तो उनको सब पता होता है कि कहां बच्चे को कहां कमी है, कौन सा टॉपिक वीक है, उसी से वो क्वेश्चन डालते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को अच्छी तरह कर लेना, ठीक है ना। तो देखो गाइस आइसोमरिज्म की बात करते हैं। देखो एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन देखो रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। रीजेंट यूज देखो एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl। एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना हो क्या करता है, आइसोमराइजेशन कराता है, उस कंपाउंड के आइसोमर्स बना देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, देखो ये क्या है आपका हेक्सेन। ये आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला अल्केन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो हेक्सेन की अगर रिएक्शन कराएं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl से, तो आपको एक देख के क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये आइसोमराइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, देखो 2 चेन आइसोमर बना दिए इसने। ये क्या करेंगे, 2 चेन आइसोमर बना दिए। देखो एक चेन, इसका क्या नेमिंग हो सकती है, बोलो नेमिंग, बोलो अब नेमिंग तो आनी चाहिए। अब क्या इसकी नेमिंग होगी, 3 मिथाइल पेंटेन। इसकी क्या होगी, 2 मिथाइल पेंटेन। सिंपल सी नेमिंग है। तो आपके बस ए क्या करता है, ए आइसोमराइजिंग एजेंट है। देखो इसके देखो हेक्सेन के चेन आइसोमर बना दिए, और भी बन सकते हैं, और भी आप इसके चेन आइसोमर और भी बना सकते हो, जितने मर्जी बना लो। देखो आपको पता ना इसके और भी आइसोमर बन सकते हैं। तो लेकिन जो मेजरली दिखते हैं हमें, मेजर प्रोडक्ट्स जो है अपने ए ही हैं। तो ये मैंने लिखे हैं, एक कौन सा है 3 मिथाइल पेंटेन एंड एक 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये क्या, बस ये आपको मेन इतना पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl क्या है। आपको पता होना चाहिए एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl इज ए आइसोमराइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो अब देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको याद रखना, ठीक है ना। इस रीजेंट को याद रखना, रिएक्शन तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। रीजेंट से याद होने चाहिए, रीजेंट के काम याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस भाई साहब का क्या काम आता है, ये भाई साहब क्या काम आते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना कि ए दिया हो, इससे ये चीज बन रही हो और आपसे पूछे कि इधर बताओ क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना इधर क्या होगा। इधर आपको मान लो कुछ ना दिया हो, सिर्फ एरो दिया हो, और आपको इधर क्वेश्चन मार्क डाल दें और आपसे पूछे कि इधर क्या होगा कि इधर से इधर कन्वर्ट हो जाए। तो अब इससे अच्छा कि आपको रीजन पता हो तो ए रिएक्शन तो हो ही जाएगी, और दूसरी बात ये काम भी अपना हो जाएगा। तो रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो वैसे यार जितने भी 11 से 12 में बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको पूरी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी सीरीज देखो, एक बार पूरी सीरीज देखो। बस यार क्यों नहीं देख रहे हो, 10 मतलब आपने अगर 10 लेक्चर देख लिए हैं, 10 लेक्चर देख लिए तो आपके 5 से 6 लेक्चर रहते हैं। 5 से 6 लेक्चर देख लो, 5-6 घंटे की तो बात है। वो 5-6 घंटे आपको वो सिखा देंगे जो आपको ऑर्गेनिक में आपके कोचिंग में 3 से 4 महीने में सिखाएंगे। तो इधर से पहले से ही सीख के जाओगे तो क्लास में जब टीचर्स पूछेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, क्लास में टीचर आपको पहचानने लग जाएंगे, एक आपका अलग रुतबा बन जाएगा। तो इसलिए कर लो भाई, अब छोटा मोटा तो रह गया, 5-6 लेक्चर रह गया तो उनको भी कर लो। 12th अपनी पहले से ही कंप्लीट रखो ऑर्गेनिक की। 12th अगर जब पहले से ही कंप्लीट रहेगी अपनी, 12th अगर अपने पहले से ही कंप्लीट है तो तभी आप आगे स्कोर कर पाओगे कि मतलब अंडर 100 अंडर 1000 ऐसे प्लान कर पाओगे। ऐसे बच्चे ऐसे ही करते हैं जिनको 2 डिजिट 1 डिजिट रैंक लेना होता है, वो सब कुछ पहले से ही करके रखते हैं। तो ऐसे ना करो, सिली काम ना करो, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं अब क्या रह गया अपना, हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब देखो गाइस नेक्स्ट चीज बात करते हैं एरोमेटाइजेशन। एरो जैसे पहले हमने आइसोमराइजेशन किया, अब एरोमेटाइजेशन देखो, ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारे रिएजेंट्स इसमें यूज होते हैं। देखो रिएजेंट पहले देखो, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए Cr2O3 या V2O5, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, MO2O3
प्लस हीट। इन तीनों में से कोई भी रीजेंट हो, इन तीनों में से कोई भी रीजेंट हो प्लस हीट हो, तो समझ जाना जनाब ये क्या करते हैं, अल्केन्स को एरोमेटाइज करते हैं, अल्केन को एरोमेटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे आपका हेक्सेन है, हेक्सेन मैंने इस बार ऐसे बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में हम बच्चों को मतलब बहुत सिंपल दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं, तो मैंने ही बनाया हुआ है। तो हेक्सेन ही है, देखो आपका ये, देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये हेक्सेन है। अगर हेक्सेन की रिएक्शन कराते हो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, तो इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन एंड 10 to 2 atm प्रेशर, क्या भैया याद रखना है हमें? याद रख लोगे तो अच्छा है, याद रख लोगे तो अच्छा है, नहीं रख पाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना, कोशिश जरूर करना, एक प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। तो गाइस ये क्या करता है, देखो बस हेक्सेन को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ए रिंग, ए जो अपने रीजन्स है क्या करते हैं, ए रीजन्स जो है क्या करते हैं, अपने अल्केन्स को बेंजीन में और बेंजीन के होमोलोगस में कन्वर्ट कर देते हैं। होमोलोगस मतलब क्या, मतलब बेंजीन के सिंपल सी बात डेरिवेटिव, जिसमें मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ये सब लगा हो, उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ बेंजीन। होमोलोगस सीरीज आपको मैंने स्टार्टिंग में कराई थी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपका हेक्सेन है, तो हेक्सेन से आपका 6 कार्बोनाइल रिंग कौन सी बनती है, बेंजीन, तो आपकी बेंजीन बन जाएगी। क्यों, आपको पता लगा ए क्या है आपका, एरोमेटाइजेशन एजेंट। तो आपको जब भी ये वर्ड ए चीज दिखे तब आपको क्लियर होना चाहिए, अच्छा ये एरोमेटाइजेशन एजेंट है, क्या करता है, एरोमेटाइजेशन कराता है, ठीक है। कंडीशन भी याद रख लेना। देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपका कितने कार्बन लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7 कार्बन वाला अल्केन है, और मैंने इन तीनों में से कोई भी एक रीजन ले लिया, कोई भी एक रीजन लिया, तो अब अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है कि ये क्या है, एरोमेटाइजेशन एजेंट, एंड एरोमेटाइजेशन कंडीशन भी है इधर आपके पास, एरोमेटाइजेशन कंडीशन भी है आपके पास, एक कंडीशन भी है एरोमेटाइजेशन की, ठीक है। कंडीशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर में हो रही है रिएक्ट, तो अब आपको पता है कि क्या बनेगा, बेंजीन या बेंजीन के होमोलोगस। तो देखो 7 कार्बन है, तो क्या बनेगा, टोलीन बन जाएगा, एक तो बेंजीन रिंग बन जाएगी और उसका एक होमोलोगस मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 7 कार्बन वाला था इसलिए टोलीन बना, 6 कार्बन वाला था तो बेंजीन बना। तो ये आपकी होती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइसोमराइजेशन रिएक्शन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन वेरी सिंपल एंड वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लियर आपको होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि एडवांस में बहुत ज्यादा हाई वेटेज लेता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको क्लियर नहीं होता तो आपके अल्कोहल, फिनोल, ईथर ये सब भी बहुत वीक रह जाते हैं, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन मिक्स करके आ जाते हैं, एडवांस में क्वेश्चन जनरली मिक्स करके ही आते हैं कि अल्कोहल को भी हाइड्रोकार्बन से मिला दिया, कीटोन से मिला दिया, इनसे चैप्टर से मिला दिया, तो अगर हाइड्रोकार्बन ना आता हुआ तो आगे पूरा फाइनल प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप ये स्लाइड क्लियर है। तो चलो दूसरी इस साइड देखते हैं, हाफ स्लाइड अपनी क्लियर है। अब देखो कुछ और एक दो स्पेसिफिक रिएक्शन है। देखो मिथेन की, अगर देखो गाइस अपने पास मिथेन है, मिथेन में अगर हम स्टीम, देखो अपने पास मिथेन है, मिथेन में अगर हम स्टीम पास कराएं, मतलब स्टीम मतलब क्या, भाप पास कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो अपना क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन। एक गाइस ये जो प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस हुआ है, इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बनाने का एक बहुत प्यारा, बहुत सस्ता मेथड है, बहुत सस्ता मेथड है। तो ऐसे आप हाइड्रोजन को बना सकते हो। इस रिएक्शन को भी याद रखना कि मिथेन में अगर हम स्टीम पास कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस एक अच्छा ये रिएक्शन भी होती है, वैसे आपको खुश आएगी नहीं, मतलब क्योंकि ये जो होती है ना, ये अपने उधर होती है ज्यादातर, क्या कहते हैं, जो अपनी खदानें होती हैं, है ना, मतलब कोयले की खदानें होती हैं, उधर ज्यादा अपने आप ही नेचुरली रिएक्शन होती भी हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास डूडेकेन है, मतलब 12 कार्बन वाला अल्केन, तो डूडेकेन की अगर हम रिएक्शन कराएं किसी भी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और इतना टेम्परेचर रखें, तो ए क्या होता है, हेक्सेन और पेंटीन में स्प्लिट हो जाता है। हेक्सेन और पेंटीन में, आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको, अच्छा इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पाइरोलाइसिस। क्या बोलते हैं, पाइरोलाइसिस, या बोलते हैं क्रैकिंग।
या बोलते हैं क्रैकिंग। पाइरोलाइसिस या क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन चेन को स्प्लिट करना छोटे छोटे पार्ट्स में। ये देखो कार्बन की एक अच्छी खासी चेन थी, उसको स्प्लिट कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं क्रैकिंग या पाइरोलाइसिस। ठीक है ना। तो आपको, मुझे नहीं लगता कभी भी आपको पूछेंगे कि ये इसके बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्योंकि इसको आप कभी ऐसे बता ही नहीं पाओगे, कैसे बताओगे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, इसको एक रिएक्शन एज ए नॉलेज के तौर पर रख सकते हो याद, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है कि डूडेकेन की जब पाइरोलाइसिस होती है तो आपको हेक्सेन मिलता है। ठीक है, हेक्सेन नहीं हेप्टेन मिलता है, हेक्सेन नहीं हेप्टेन मिलता है ना, 7 कार्बन वाला हेप्टेन मिलता है, हेप्टेन एंड पेंटीन मिलता है, हेप्टेन एंड पेंटीन मिलता है। क्लियर। तो ये बस आपको ऐसे बताने के लिए लिखा कि एनसीईआरटी जब आप रिवाइज करो तब कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि बताया नहीं गया। ठीक है ना। तो देखो गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइंस। अल्कीन्स को बनाएंगे अल्काइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अल्कीन्स को बनाएंगे अल्काइन से। देखो पहला क्या यूज करेंगे, पहला 2 केस है अपने पास। पहला क्या यूज करेंगे, बाय पैलेडाइज चारकोल, पैलेडियम और कार्बन ऐसा लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, पैलेडाइज चारकोल, पैलेडाइज चारकोल। Pelletized charcoal is a very very important reagent that is also called Lindlar catalyst। इसको क्या बोलते हैं, Lindlar catalyst। तो अगर Lindlar catalyst हो, आपके माइंड में अब आना चाहिए यहां से कि Lindlar catalyst मतलब दिमाग में छपना चाहिए कि जब कभी भी Lindlar catalyst का नाम लिया जाए तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा Pelletized charcoal। क्लियर है। तो Lindlar catalyst आपका होता है Pelletized charcoal, जाइए ए रीजेंट हो जाइए P2 हो। ठीक है, P2। तो अब देखो ए 2 रीजेंट क्या करते हैं, ए 2 रीजेंट से एक रीजेंट ए है लिंडलार कैटलिस्ट और एक P2। तो ए दोनों रीजेंट क्या करते हैं, ए दोनों क्या करते हैं, सिन एडिशन करते हैं। पहली बात इतना याद रखो। अब दिखाता हूं कैसे। देखो जैसे एग्जांपल देखो, मैंने आपको क्या कौन सी क्या हेडिंग थी अपनी कि अल्कीन्स बनाना है हमें अल्काइन से। तो देखो ये अपना अल्काइन है, ये अपना अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। तो अल्काइन में की जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे, अल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, कुछ भी कह सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, या अगर इधर P2 भी लिखा होता, या इधर P2 भी लिखा होता है ना, इधर जाए P2 भी लिखा होता और P2, तो आपको बस याद होना चाहिए अगर लिंडलार मतलब अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट और P2, देन इट कॉज सिन एडिशन। मतलब जो आपका हाइड्रोजन ऐड होगा वो ऐसे ऐड होगा, मतलब सेम साइड में दोनों, तो आपका क्या बनेगा, सिज अल्कीन बनेगा, सिज अल्कीन बनेगा। और अगर आपका देखो, अब दूसरा केस देखो, जब बाय सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बाय सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, मतलब अगर हम अल्काइन, देखो अल्काइन है, अगर हम अल्काइन की रिडक्शन कराएं या हाइड्रोजनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट इज कॉल्ड, पहली बात इसको क्या बोलते हैं, बेच रिडक्शन। अगर हम इसकी अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेच रिडक्शन। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, बेच रिडक्शन। एंड जो अपना बेच रिडक्शन में, जो बेच रिडक्शन जो अपना सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है, उस केस में क्या होती है, एंटी एडिशन होती है। क्या होती है, चीज याद होनी चाहिए कि सिज मतलब जब ए कैटलिस्ट हो, इनकी प्रेजेंस में हो तो सिज एडिशन होगी, मतलब सिन एडिशन होगी। जब लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो एंटी एडिशन होती है, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। देखो एंटी एडिशन हुई, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों की नॉलेज आपको याद होनी चाहिए कि लिंडलार कैटलिस्ट होगा तो क्या होगा, सिन एडिशन, एंड बेच रिडक्शन होगी तो क्या होगा, एंटी एडिशन। क्लियर है, बहुत बार आया हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा स्पेशल थी, इस चीज को याद रखना। जनरली आइसोमर के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, और इन्हीं चीजों में चेक करते हैं कि आपको रिएक्शन भी पता हो, रीजेंट भी पता हो, और आइसोमेरिक फॉर्म में भी पता हो कि ट्रांस है कि सिस है।
तो ऐसे भी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है ना। अब देखो गाइस नेक्स्ट चीज करते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमीन की एडिशन कर रहे हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इन अल्कीन्स और अल्काइंस। अब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की एडिशन करेंगे हम किसमें, अल्कीन्स में, मतलब जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और अल्काइंस में, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स में। देखो बहुत सिंपल है, देखो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करता क्या है असल में, ये हमें एक विसिनल डाइब्रोमाइड देता है। विसिनल का मतलब क्या, देखो जैसे हमने किया था, देखो विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल का मतलब नेबर्स पोजीशंस पे, विसिनल का मतलब नेबर्स पोजीशन पे। जैसे देखो, जैसे आपका अल्कीन है, ये आपका अल्कीन है, इथीन है, इथीन की अगर ब्रोमियम इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 में रिएक्शन कराओ, तब आपका विसिनल, देखो दो बिल्कुल जो एडजेसेंट पोजीशन है, तो इनमें दोनों में बस वो ब्रोमीन लगा देगा। विसिनल मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करता है, विसिनल डाइब्रोमिनेशन करता है, विसिनल डाइब्रोमिनेशन करता है। गाइस इसमें असल में ना साइक्लिक हेलोमोनियम आयन बनता है, या अपना वो बनता है, मतलब बीच वाला जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, ठीक है ना। देखो ऐसे क्या होता है इसमें, वैसे इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, लेकिन उसको मैंने एडवांस के लिए रखा हुआ है कि जब आपका लेक्चर लूं। लेकिन देखो होता क्या है, देखो जैसे आपका CH2 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहले क्या करता है, एक Br आके अटैक करता है, एक Br आता है, एक Br आता है और इधर आके अटैक करता है, इधर आके अटैक करता है, और इधर ऐसे Br ऐसे हेलोनियम आयन बनता है। ऐसे पहले एक साइक्लिक अपने पास क्या बनता है, साइक्लिक अपने पास ओ बनता है, बीच वाली जो स्पीसीज होती है वो बनता है। सबसे पहले आपके पास ए बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका सबसे पहले ए बनता है, वर्ड नहीं याद आ रहा था, इंटरमीडिएट सबसे पहले आपका ए बनता है, बीच में एक ऐसा सब चीज बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक Br आके लग गया, उसके बाद एक Br और आके इधर अटैक करता है। जब इधर अटैक करता है तब ए बॉन्ड इधर से टूटता है, तब एक Br, तो क्या होता है, एक Br, देखो एक Br लग गया था, एक Br आके हेलोमिनियम ऐसे साइक्लिक रिंग बना दी। तो उसके बाद क्या करता है, एक Br जो रह गया अपना इधर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड स्प्लिट होता है, ए बॉन्ड अपना स्प्लिट होता है। तो अब क्या हो जाता है, ए अपना Br इधर लग जाता है और एक Br अपना इधर लग जाता है। तो ऐसे फाइनली बनता है, जिसको मैं एडवांस में आपको कराना चाहता था, लेकिन चलो इधर भी थोड़ा बहुत हिंट देना जरूरी था, ठीक है ना। तो इसमें सबसे मेन बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, चलो ये तो चीज आपको याद रह जाएगी कि ये क्या होता है, विसिनल डाइब्रोमिनेशन करता है। लेकिन याद क्या रखने वाली चीज है कि ये एंटी एडिशन होती है, इसीलिए इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जो कि एडवांस के पर्पस पे इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होती है। देखो मैंने आपको ऐसा बताया भी ना कि पहले हेलोनियम ऐसे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इधर से अटैक होता है ऑपोजिट साइड से, तो इधर ब्रोमीन लग जाता है और इधर एक दूसरा ब्रोमीन तो लगा ही होता है। तो अपना क्या होती है, एंटी एडिशन। ये एनसीईआरटी में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें सीधा ही ब्रोमीन इधर ही लिखा हुआ है, तो चीज गलत इंटरप्रेट करती है, तो उस चीज को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्रोमीन उसमें इधर ही बनाया हुआ है। तो लेकिन याद रखना कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करता है, एंटी डाइब्रोमिनेशन करता है, एंटी डाइब्रोमिनेशन करता है, एंटी विसिनल डाइब्रोमिनेशन करता है, सेम कार्बन पे डाइब्रोमिनेशन करता है, तो आपका एंटी बनाता है, ठीक है ना। जैसे देखो अल्काइंस की भी बात कर लेते हैं, तो अल्काइंस में क्या होता है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 पहले आपको पता है क्या करेगा, विसिनल डाइब्रोमिनेशन, वो भी एंटी तरीके से पहले किया। अगर एक ब्रोमीन और दे दे, एक ब्रोमीन और दे दे, तो देखो और आगे देखो एक ब्रोमीन और दे दिया, तो एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, अब एक ब्रोमीन इधर और एक एंटी पोजीशन पे इधर, तो देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट ए बन जाएगा। देखो पहले क्या हुआ, पहले एक ब्रोमीन था, तो एक ब्रोमीन इधर लगा, एक ब्रोमीन इधर, एंटी पोजीशन पे लग गए। उसके बाद हमने एक ब्रोमीन और दिया, तब अब क्या होगा, अब देखो इधर ब्रोमीन लगाएंगे तो क्राउडनेस ज्यादा हो जाएगी, तो इधर इस साइड नीचे ब्रोमीन लगेगा, तो इधर ब्रोमीन लगा, और दूसरा ब्रोमीन आपको पता है कहां लगेगा, एंटी पोजीशन पे दूसरा लगा इधर ऊपर, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ए बन गया। तो आपके दो थे ब्रोमीन, देखो वही मैंने बताया, एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इन अल्कीन्स और अल्काइंस। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इधर याद रखने वाली, पहली इसकी मतलब इस रीजन की इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, बस सिंपल से एक लाइन में अगर बताऊं तो क्या करता है, मतलब डाइब्रोमिनेशन करता है विसिनल पोजीशन पे
अकॉर्डिंग टू एंटी एडिशन। बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसका मैकेनिज्म भी वैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा बहुत और भी बताऊंगा एडवांस के टाइम में, ठीक है ना, अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी हायर क्लासेस में आता है, जो आपका जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो आपका इंटरमीडिएट बनता था, ये हायर क्लासेस में ज्यादा आता है। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन मैं आपको एडवांस के टाइम बताऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको एडवांस के टाइम बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस के टाइम और भी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं गाइस विटिग रिएक्शन के बारे में। देखो विटिग रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जेई के पर्पस या नीट के पर्पस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो विटिग रिएक्शन क्या होती है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्कीन्स। अल्कीन्स को बनाने का सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा मेथड क्या है, विटिग रिएक्शन। देखो विटिग रिएक्शन होती क्या है, विटिग ये देखो गाइस, ये क्या है, फास्फोरस इलाइड। इसको क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को फास्फोरस इलाइड, YLIDE, फास्फोरस इलाइड। तो देखो क्या होता है विटिग रिएक्शन में, फास्फोरस इलाइड रिएक्ट करता है कीटोन से और अपना अल्कीन बन जाता है। देखो ये आपका फास्फोरस इलाइड है, ये आपका फास्फोरस इलाइड है, ठीक है। देखो कार्बन, कार्बन से R इधर, एक R इधर, एक कोई और भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, इधर R डैश ले लिया मैंने, तो नेगेटिव इधर और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, P इधर फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिनाइल ग्रुप सारे लगे हुए हैं, और ये अपना कीटोन है। तो जब फास्फोरस इलाइड अपना रिएक्ट करता है कीटोन से, तब ये चीज बाहर चली जाती है, ये चीज बाहर चली जाती है, और इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाता है, इस स्पीशीज में और इस चीज में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका डबल बॉन्ड निकल जाता है, तो आपका इधर अल्कीन बन जाता है। तो ये बेस्ट मेथड या बेस्ट रिएक्शन है अल्कीन के बनाने की, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखोगे, क्लियर है। तो अब देखो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन। ये रिएक्शन भी बच्चों को नहीं याद होती, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होती है कि बच्चों ने किया होता है कि H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 क्या है, वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को रिमूव कर देता है। तो लेकिन H2SO4 को कभी वैसे समझा ही नहीं है। H2SO4 अल्कीन के केस में क्या करेगा, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड होगा। मार्कोनिकोव एडिशन जिसने नहीं किया, जस्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाओ, पहले 10 मिनट में मैंने मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको देख लेना। तो मार्कोनिकोव एडिशन का एक कंक्लूजन दूं तो क्या बताया था उसने, कि नेगेटिव पार्ट अटैच होगा कहां, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट कहां अटैच होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो देखो H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, इसको बस मेन ध्यान में रखना है। देखो H2SO4 में नेगेटिव पार्ट क्या, पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, H पॉजिटिव, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना H पॉजिटिव देता है, तो H पॉजिटिव, और बाकी जितना भी आपके पास बचा, HSO3, HSO4 नेगेटिव, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है नेगेटिव पार्ट। तो इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो बस क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के कंपोनेंट ये दोनों होते हैं। तो बस क्या करना है, जब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन करनी है, तो क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट कहां अटैच होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो अल्कीन कहां है अपना, ए वाला है, तो देखो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, तो इधर हाइड्रोजन अटैच होगा। और नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, तो अपना OSO2 OH इधर लग जाएगा, मतलब वही SO4 HSO4 नेगेटिव, वही चीज है, ठीक है ना। OSO2 OH इधर लग जाएगा अपना, ठीक है, और अपना H उधर लग जाएगा। तो बस सिंपल सी बात, नेगेटिव पार्ट मतलब क्या, सिंपल सी बात क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ऐड हो जाता है अल्कीन में। तो नेगेटिव पार्ट इधर लगेगा, नेगेटिव पार्ट कहां लगता है, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो नेगेटिव पार्ट इधर लगेगा, पॉजिटिव पार्ट इधर लगेगा, डैश होल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो इसको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर निकालता है, लेकिन इधर कहां से कोई वाटर निकालने की चीज तो हो, कहां से वाटर निकालोगे, OH ग्रुप तो है ही नहीं, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। अब देखो कुछ और, देखो ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार, हाइड्रेशन ऑफ कार्बाइड, हाइड्रेशन ऑफ
कार्बाइड। हाइड्रोकार्बन में देखा ना आपने अभी तक कि काफी स्पेसिफिक रिएक्शंस भी हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन ये भी है, हाइड्रेशन ऑफ कार्बाइड। देखो ये कार्बाइड हैं आपके सारे, तो देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर हाइड्रेशन करें या बेरियम कार्बाइड की, एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरियम कार्बाइड की अगर हाइड्रेशन करते हैं तब हमें मीथेन मिलता है, तब हमें मीथेन मिलता है। और अगर कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रेशन करें तब हमें इथाइन मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ए रिएक्शन थी, एनसीईआरटी मतलब एडवांस में मेरे ख्याल से 2019 में भी आई हुई थी ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ कार्बाइड, हाइड्रेशन ऑफ कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम एंड बेरियम कार्बाइड क्या देते हैं हमें, मीथेन, एंड कैल्शियम कार्बाइड हमें देता है इथाइन। क्लियर है? तो आई होप गाइस ये स्लाइड आपको क्लियर है। बहुत सिंपल सी स्लाइड थी, बस नॉलेजफुल स्लाइड थी, काफी कुछ नवा भी दिखा होगा आपको जो कि आप भूल गए थे पहले। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और इस लेक्चर को ओवर करते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड करते हैं गाइस आज के लेक्चर की। तो बहुत मुश्किल से रिप्रेजेंट कर पाया हूं सब कुछ, कि सब कुछ एक स्लाइड में आपकी आ जाए, तब भी कुछ 2-3 चीजें छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उनको हम किसी दूसरे लेक्चर्स में अपने एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो पहले अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने अल्केन और अल्कीन के बारे में काफी कुछ देख लिया, तो अब अल्काइन के बारे में देखते हैं, अल्काइंस के बारे में देखते हैं और बेंजीन रिंग पे आते हैं फिर अपने। तो देखो सबसे पहले गाइस आपको इथाइन अल्काइन मतलब देखो पहले बताता हूं एक चीज। देखो इथाइन रिएक्ट विद मेटल सोडियम और सोडा अमाइड। गाइस सोडियम और अमाइड ग्रुप लगाओ तो इसको क्या बोलते हैं, सोडा अमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, सोडा अमाइड। तो गाइस देखो मैंने क्या लिखा, इथाइन रिएक्ट विद मेटल सोडियम और सोडा अमाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस बट इथेन एंड इथीन नॉट। कि मैंने क्या बोला कि इथाइन जब मेटल के साथ या सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, लेकिन इथेन और इथीन नहीं कर पाते। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ गाइस, देखो कोई अगर कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब होता है कि उसकी एसिडिटी अच्छी है, उसकी एसिडिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है मतलब एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एसिडिटी क्या होती है, H पॉजिटिव का रिलीज। तो जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो मतलब इथाइन रिएक्ट कर लेता है सोडियम से और हमें हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन इथेन और इथीन नहीं देता। इसलिए इथाइन की एसिडिटी ज्यादा होती है इथेन और इथीन से। ऐसे भी बता सकते हो, और एक आपको तो मैंने परफेक्ट वे बताया है जीओसी वाला। देखो ये एसिडिटी ऑर्डर, देखो अब तो आपको आना चाहिए यार, इनमें बताओ ऑर्डर क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी लिखनी है जिसमें H पॉजिटिव हो तो उसकी एसिडिटी कैसे लिखेंगे, जिसमें H पॉजिटिव ना हो तब बताया था आपको, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। चलो तब भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन अभी एसिडिटी ऑर्गेनिक में आपका हाइड्रोजन हो गई। तो जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बस क्या करो, सब में से H पॉजिटिव निकाल दो। उसके बाद जो आपका ब्रोंस्टेंट बेस बनेगा वो देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इन तीनों की एसिडिटी चेक करनी है। अब तो यार आपको आना चाहिए। देखो इनमें इससे हाइड्रोजन निकाल दिया, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इधर 2 निकल गए, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस H पॉजिटिव निकालने के बाद बस देख लो कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है। तो आपको देखो इधर क्या है, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो ट्रिपली बॉन्डेड है, और इधर जो डबली बॉन्डेड है, और इधर सिंगली बॉन्डेड। तो आपको पता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसमें बॉन्डिंग ज्यादा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp। तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इस करके नेगेटिव चार्ज को इजीली बाउंड करके रख सकता है। इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके रख सकता है, और 2 डिग्री में उससे कम है और 1 डिग्री में उससे कम है। तो एसिडिक ऑर्डर यही होगा, आपको मैं करा चुका हूं सब कुछ कंसेप्चुअल लेवल पे जीओसी में, ठीक है ना।
तो ये चीज आई होप आप एसिडिटी ऑर्डर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब होने चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो ऐसे आपका एसिडिटी ऑर्डर आया था, तो हम एक तो जीओसी के अकॉर्डिंग ऐसे निकालते थे, और ऐसे भी एक तरीका और ऐसे भी है एसिडिटी बताने का, ऐसे भी बता सकते हो कि इथाइन मतलब इथाइन की एसिडिटी को आप दो तरीके से बता सकते हो। एक तो ऐसे जीओसी के कंसेप्ट से कि हाँ इथाइन की एसिडिटी क्यों ज्यादा होती है इससे, और एक रीजन ये भी दे सकते हो कि इथाइन क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देता है गैस, लेकिन ये दोनों नहीं देते, इस करके इथाइन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेन और इथीन, ठीक है। अब जैसे देखो एक ऑर्डर और देखो, इनमें देख लो, ये भी तो सिंपल है, देखो बस हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, H पॉजिटिव निकलेगा, देखो H पॉजिटिव, इधर तो H पॉजिटिव है ही नहीं, इधर से निकलेगा, इधर तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसकी एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो एक नेगेटिव चार्ज इधर है, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, तो बताओ कहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इधर ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितनी चार्ज स्पीसीज होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इससे भी सिंपल है, तो ये ऑर्डर भी बहुत सिंपल था, इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इधर उसके बाद इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसकी तो सबसे कम होगी, ठीक है। तो आपका एसिडिक ऑर्डर ये भी हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा और देख लो, देखो वाटर की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है इथाइन की, उसके बाद अमोनिया की, उसके बाद अमोनिया तो पता ही है आपको बेस होता है, अमोनिया बेस होता है, तो आपको पता है तो एसिडिक होता ही है, ए एसिडिक होता है, तो बेस से तो ज्यादा ही है, देखो ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड की एसिडिटी ज्यादा ही होगी ना बेस से। अब इन दोनों में वाटर की एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इथाइन। क्यों? क्योंकि वाटर इज मोर पोलर देन इथाइन, वाटर इज मोर पोलर देन इथाइन, तो ये जल्दी H पॉजिटिव दे देता है एज कंपेयर टू इसके। क्लियर है? तो ये आपके 3 ऑर्डर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, ठीक है ना। इनको आप इंपॉर्टेंट क्या, आप तो आपके लिए कुछ भी नहीं लग गया, कोई भी ऑर्डर आ जाए आपके लिए तो आप कर ही दोगे एसिडिटी के लिए, है ना। जीओसी आपको आती है आई होप, ठीक है। तो गाइस चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्काइंस, हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन कराएंगे, हैलोजन हैलाइड्स की, हैलोजन देखो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हो और हैलाइड इन दोनों का कंपाउंड, तो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन कराएंगे अल्काइंस में, ठीक है गाइस। अच्छा देखो एडिशन जो कराते हैं, देखो जैसे HI की भी करा सकते हैं, HI HCl है ना, HC मतलब HBr लिख दो, HBr HCl, ठीक है ना, और HF भी करा सकते हैं। तो बताओ किसकी एडिशन कराना ज्यादा आसान रहेगा, वैसे एक रैंडम सा क्वेश्चन उठाया मैंने, तो बताओ HI की एडिशन कराना ज्यादा आसान होगा कि HF की? सिंपल सी बात है HI की। क्यों? क्योंकि HI क्या है, HI की बॉन्ड देखो, HI की क्या है, जैसे देखो इधर देखो, जैसे ये अपना H है और ये आयोडीन है अपना, ये अपना, एक मिनट रुको, आपको यह सिंपल सी बात है कि HI में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HF। HF में देखो, HF में क्या होता है, HF देखो ऐसे होता है, HF ऐसे होता है, और HI क्या होता है, ऐसे होता है। HI में इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है और HF में कम होता है। HF में अपना बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम आती है मतलब न्यूक्लियस बहुत क्लोज होते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होती है। और HI में न्यूक्लियस, HI में क्या होता है, न्यूक्लियस दूर होते हैं, न्यूक्लियस देखो दूर है, बॉन्ड लेंथ अपनी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ अपनी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है मतलब HI को स्प्लिट करना आसान है, मतलब HI में से H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव अलग अलग करना आसान है। तो H जिसमें से H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, इसको मतलब जब स्प्लिट कर, जिसको स्प्लिट करना ज्यादा आसान होगा वही तो रिएक्शन जल्दी करेगा। तो HF में बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ये मतलब स्प्लिट ही नहीं होगा कि H किसी को दे दूं Br किसी को दे दूं, तो ये स्प्लिट ही नहीं होगा। तो HI की रिएक्टिविटी सिंपल सी बात, ये सबसे इसमें बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? HI की, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ए होगा। क्लियर है बात? ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज थी। तो अब देखो गाइस, बात करते हैं इसकी, एडिशन करा देते हैं। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो एडिशन ऑफ HBr, तो बस क्या लगाओगे? मार्कोनी रूल। नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो Br नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इधर लेस है, इधर एक भी नहीं है, इधर एक है, तो Br कहां लगेगा? इधर। और पॉजिटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इधर लग गया। तो ऐसे आपका पहले मार्कोनी का रूल एक बार लगाया। एक बार अगर और HBr ऐड करो, एक बार अगर और HBr ऐड करो, तब देखो अब फिर से नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां ज्यादा नंबर ऑफ, नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां कम नंबर ऑफ क्या हो? हाइड्रोजन। जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इधर Br लगेगा और इधर H लगेगा। तो ये आपका कंपाउंड बना। गाइस, जब एक कार्बन पे ही दो हेलोजेंस लगे हो, एक कार्बन पे ही दो हेलोजेंस लगे हो, तो इनको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं जैम हैलाइड। क्या बोलते हैं? जैम हैलाइड। देखो विसिनल हैलाइड क्या होता था? विसिनल हैलाइड क्या होता था? दो नेबर्स कार्बन पे अगर Br ग्रुप लगे हो तो उसको बोलते थे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो जब सेम कार्बन पे दो हैलाइड ग्रुप लगे हैं तो उसको बोलते हैं जैम हैलाइड। जैम हैलाइड या जैम डाइहैलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैम हैलाइड्स बोलते हैं, तो याद रखना इसी को। ठीक है, कि जब सेम कार्बन पे दो हेलोजेंस लगे हो तब उसको बोलते हैं जैम वर्ड हम यूज करते हैं। क्लियर बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका बस एक कंपाउंड बन गया, बस सिंपल सी आपने मार्कोनी को एडिशन करानी थी और कुछ नहीं था। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एडवांस में बहुत बार आई हुई है। ठीक है ना, तो देखो मतलब एडवांस बोल रहा हूं तो समझो यार नीट में भी आई हुई है। ठीक है ना, नीट में तो यार सब कुछ आता है। ठीक है ना, नीट इजी एग्जाम है एज कंपेयर टू जेईई है, आप नीट वाले बच्चों को ही पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेंस और एडवांस में हमें काफी कुछ पता होता है कि ये अच्छा इससे ज्यादा आने के चांस है, इससे ज्यादा आने के चांस है, लेकिन नीट में इतना क्लियर नहीं होता। नीट में कहीं से भी उठा के कुछ भी आ सकता है, रैंडमली कुछ भी आ जाता है, इसलिए वो पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम बनाना है। तो इसलिए वो हार्डनेस के लेवल पे टफ नहीं होता, रैंडमनेस के लेवल पे टफ होता है, और जेईई हार्डनेस के लेवल पे टफ होता है। क्लियर है बात? तो चलो गाइस देखो, अब इथाइन है। इथाइन, अब देखो ये रिएक्शन क्या है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इथाइन क्या करता है? इथाइन की जब हम रिएक्शन कराएं, इथाइन की रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एंड 873 केल्विन टेम्परेचर रखे तो बेंजीन रिंग बन जाती है। क्या बन जाता है? बेंजीन रिंग। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? देखो ऐसे होता है गाइस, देखो ये अपनी इथाइन रिंग है, एक और ए है। ठीक है, एक अपनी ए है और एक अपनी ए है। देखो तीन इथाइन रिंग है। तो बस क्या होता है गाइस, देखो बस इधर से एक डबल बॉन्ड स्प्लिट होता है, इधर से डबल बॉन्ड स्प्लिट होता है और इधर बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड इधर बन गया, देखो इधर से डबल बॉन्ड स्प्लिट होता है, एक बॉन्ड स्प्लिट होता है तो इधर बॉन्ड बन गया, और इधर से एक बॉन्ड स्प्लिट होता है और इधर बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक बॉन्ड और बन गया, तो और एक इधर से बॉन्ड स्प्लिट होता है और इधर बॉन्ड बन गया। तो ऐसे रिंग बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मतलब एक बॉन्ड इधर स्प्लिट हुआ तो इधर बन गया बॉन्ड, फिर इधर से भी स्प्लिट हुआ इधर बन गया, और इधर से भी स्प्लिट हुआ इधर बन गया। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा, जब इथाइन की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंट, मतलब इधर 3 इथाइन, अगर 3 इथाइन दिए हो तब भी मान लेना, नाम दिया हो तब भी पता होना चाहिए कि आपको 3 मतलब उधर 3 यूज होके अपना बेंजीन रिंग बनेगा। तो 3 दिया हो तब भी ठीक है, ना दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इथाइन क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब प्लस 873 केल्विन, ये क्या देगा हमें? बेंजीन रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं यार, एक बार कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जिंक की रिएक्शन। गाइस जिंक क्या है, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक याद रखना, कभी भी जिंक यूज हुआ मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो जैसे जिंक है, देखो फिनोल से बेंजीन बना दिया, फिनोल को रिड्यूस कर दिया बेंजीन में। तो देखो जिंक क्या करता है, फिनोल को बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जैसे ये है, क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो देखो जिंक क्या करता है, विसिनल डाइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट जब करता है तो क्या करता है, विसिनल डाइब्रोमाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कीन में, और एक खुद किसमें चला जाता है, ZnBr2 में, मतलब दोनों Br ले लेता है तो ZnBr2 में खुद कन्वर्ट हो जाता है। देखो पहले जिंक 0 स्टेट पे था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, अब कितनी हो गई, +2। तो क्या हुआ, जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। जिंक 0 से कहां गया, +2 पे। ए ऑक्सीडाइज हुआ और इसको रिड्यूस कर दिया। एक चीज ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस ही होगी ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ और इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया। तो दैट्स इज जिंक। ठीक है, जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट है, बहुत प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा था, विसिनल डाइहैलाइड को कन्वर्ट कर रहा था अल्कीन में, विसिनल डाइहैलाइड को अल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो गाइस बात करते हैं आगे, कुछ मैंने 4 रिएक्शन लिए, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल्स हैं। देखो पहले बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में, आपको पता भी होगी। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स आ जाते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन का मतलब क्या, कि NO2 ग्रुप का ऐड करना, NO2 ग्रुप का ऐड करना, दैट इज सिंपली कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। तो देखो नाइट्रेशन NO2 ग्रुप के ऐड करने के लिए हम रीजेंट क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों का कॉम्पोजिशन हो तब हमारी नाइट्रेशन होती है, तब हमारी नाइट्रेशन होती है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो पहली एग्जांपल लेते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नाइट्रेशन में रह नहीं जाएगा। तो देखो पहली एग्जांपल देखो, ए अपना ग्रुप, ए अपनी बेंजीन रिंग है। जब बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराए हम कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, आपको पता है कि ये क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेशन करते हैं तो बस NO2 ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी एग्जांपल देखो, बेंजाल्डिहाइड। अब देखो जब मैंने आपको रेजोनेंस कराया था, जब मैंने आपको रेजोनेंस कराया था तो उधर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। मतलब अगर रिंग से ऐसा ग्रुप लगा है, अगर रिंग से ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जिसका मैंने आपको रीजन भी दिया था, कि क्या होता है, मेटा पोजीशन पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम होती है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मैंने आपको रेजोनेंस में दिखाया था, रेजोनेंस जब मैं करा रहा था उधर दिखाया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में कैसे रेजोनेंस के कारण प्लस साइन आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम थी और मेटा पोजीशन पे ज्यादा थी। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है रिंग से तो वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो बस नाइट्रेशन होगी तो NO2 कहां लगेगा, NO2 मेटा पोजीशन पे लगेगा, ए ऑर्थो पोजीशन है, मेटा है पैरा, तो NO2 कहां लगेगा, बस सिंपल सी बात, मेटा पोजीशन पे लगेगा, बस समझाना ये था। ठीक है, जैसा देखो थर्ड एग्जांपल देखो, OCH3 ग्रुप लगा, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप लगा है। अब देखो OCH3 ग्रुप आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो पे भी अटैक करते हैं, पैरा पे भी अटैक करते हैं। ठीक है ना, तो देखो कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है नाइट्रेशन होगी। बस मुद्दा ये है कि NO2 लगाए कहां, तो ए क्या है,
अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे भी NO2 लगाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि पैरा कंपाउंड भी बनते हैं ऑर्थो भी। अगर इन दोनों में आपसे कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा बनेगा, तो पैरा ज्यादा बनता है, जनरली पैरा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। ऑर्थो देखो, ऑर्थो एडवांस में आ जाता है कभी कभी एडवांस में, कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्थो भी ज्यादा बनता है। वो केस कब होगा, जब ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। अगर इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती तब होता, तो वैसे जनरली पैरा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू ऑर्थो, ठीक है। तो आपके जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड आपको मिलते हैं, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो मेटा डायरेक्टिंग, और ऐसे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक देखो बहुत अच्छी एग्जांपल किसकी, नाइट्रेशन करेंगे एनिलीन की। ये क्या होता है, एनिलीन। तो एनिलीन की नाइट्रेशन थोड़ी अलग है गाइस, थोड़ी सी अलग है, प्यारी सी है, इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है। एनिलीन की देखो, एनिलीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक पैरा भी मिलता है, मेटा भी मिलता है और ऑर्थो भी मिलता है, जिसमें बहुत अच्छा एक एक्सेप्शनल केस है पैरा। देखो आपको, देखो आपने क्या देखा था, देखो एनिलीन क्या है, अमाइन ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको तो होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए था, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, लेकिन इसमें पैरा 51% मिलता है, मेटा 49% मिलता है और ऑर्थो सबसे कम मिलता है, मेटा ज्यादा क्यों मिलता है ऑर्थो से गाइस, क्योंकि बताऊं क्या होता है, क्या होता है, जब एनिलीन आपको पता है बेस है, एनिलीन की जब हम स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन कराते हैं, देखो कंसंट्रेटेड ही है, तो जब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, और एनिलियम आयन बना लेता है, NH3 पॉजिटिव एनिलियम आयन बना लेता है। और देखो अब एनिलियम आयन बन गया, पोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आने करके अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। क्या होता है, एनिलीन एक बेस की तरह बिहेव हो, एनिलीन एक बेस होता है, तो जब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, जब इस करके वो एनिलियम आयन बन जाता है, और एनिलियम आयन बनने के कारण और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इस करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। तो इस करके मेटा जो कंपाउंड है वो ऑर्थो से ज्यादा होता है, मेटा जो कंपाउंड है ऑर्थो से ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस चीज को याद रखेंगे गाइस, एनिलीन की नाइट्रेशन याद रखना। सबसे आता है क्वेश्चन, आपको नीट में भी बहुत आता है कि पूछ ले परसेंटेज ईल्ड ऑफ एनिलीन ड्यूरिंग नाइट्रेशन। तो सबसे ज्यादा पैरा की, फिर मेटा की, फिर ऑर्थो की, पैरा की, मेटा की, फिर ऑर्थो की, क्लियर है। तो नाइट्रेशन के सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन जब डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो क्या सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और एक थोड़ा सा यूनिक केस है, स्पेशल केस है, ठीक है, एक स्पेशल वेरिएबल है, तो उसको मैंने आपको बता दिया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हेलोजिनेशन करते हैं, अब बात करते हैं हेलोजिनेशन के बारे में। देखो हेलोजिनेशन मतलब क्या, हेलोजेंस का ऐड करना। तो इसमें क्या यूज होता है, जैसे ब्रोमीन भी यूज हो सकता था, वैसे मैंने कोई भी एक हेलोजन लिया है। तो देखो क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 या FeBr2, तो कोई भी लेविस, ये देखो सारे क्या है, लेविस एसिड, ये क्या है, लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये अपने क्या है, लेविस एसिड। तो क्लोरीन या कोई भी हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कॉज हेलोजिनेशन, सिंपल सी बात ये है। तो देखो पहली बात क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग है, तो देखो बेंजीन रिंग की क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, तो आपको पता है, हाँ भाई ये क्या होगी, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन होगी, बस सिंपल क्लोरीन लग जाएगा रिंग पे, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मेरे को देख के याद हो जाती है रिएक्शन, तो है ना। दूसरी देख लो, दूसरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। बार बार अब बताने का कोई फायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो Br एक बार इधर लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा और एक ऑर्थो पे लग के बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, हमने दोनों बना दिए, ठीक है, बहुत सिंपल है।
जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो बस मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, वही बस पहला वाला कंसेप्ट समझ गए तो बाकी सब तो होती जाएंगी। ठीक है ना, जैसे अब देखो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब क्या, जिसमें हम सल्फोनिक ग्रुप ऐड करते हैं, जिसमें हम सल्फ्यूनिक ग्रुप ऐड करते हैं। सल्फोनेशन कराने के लिए क्या रीजन चाहिए होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा, H2H2O7, इसका स्ट्रक्चर भी कराऊंगा आपको, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, चलो अभी के लिए इतना ही। ये आपका ओलियम होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपकी सल्फोनेशन करता है। इधर क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, जब ये दोनों का कॉम्पोजिशन हो तो नाइट्रेशन, जब सिर्फ H2SO4 प्रेजेंट हो तो सल्फोनेशन या ओलियम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो बेंजीन की सल्फोनेशन कराएं तो SO3H, सिंपल सी बात। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव। व्हाई, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे अपना सल्फ्यूनिक ग्रुप लग जाएगा, सिंपल सा केस। ठीक है, अल्कोहल अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बार बार क्या बताएं, तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे एक बार लग जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे, दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, हमने लिख दिए। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप लगता है, सिंपल सी बात। देखो रीजन क्या यूज होता है, RCl, कोई भी क्लोरोअल्केन, ठीक है ना, क्लोरोअल्केन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हीट, प्लस एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हीट। तो देखो बस इसमें भी क्या होता है, अल्काइलेशन होती है, जैसे नाम से क्लियर है, फ्रीडल क्राफ्ट उस बंदे का नाम होगा, अपने भाई साहब का नाम होगा। ठीक है ना, तो चलो देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो ये बेंजीन है, सिंपल सी बेंजीन वाली एग्जांपल लेते हैं, तो देखो इसमें अल्काइलेशन करा दें हम, आपको देखो देख के पता लग रहा है, अच्छा हमने RCl लिया, एनहाइड्रस AlCl लिया, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है, बस क्या होता है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 है, बस HCl निकाल दो, HCl निकल जाएगा तो क्या लगेगा, इधर बस Cl3 लग जाएगा। देखो इधर से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। तो ये आपकी बस अल्काइलेशन होती है, तो आपका क्या बन गया, बेंजीन से क्या बन गया, टोलीन, बेंजीन से बन गया टोलीन। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, तो कैसे होते हैं वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो एक बार अल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा दो, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, दैट्स इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसी तरह आप उसमें भी कर सकते हो, मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए आप इसमें भी ऐसे कर सकते हो, इनमें भी ऐसे कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अच्छा गाइस एक चीज, चलो पहले एक चीज करा दूं फिर बताता हूं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन क्या, एसाइल ग्रुप का एडिशन कराते हैं, एसाइल ग्रुप की एडिशन कराते हैं। देखो असाइल ग्रुप की एडिशन कराते हैं, ए होता है अपना क्लोरो असाइल, देखो ए अपना होता है असाइल ग्रुप, ए होता है अपना असाइल ग्रुप। तो देखो बस क्या करना है, देखो इसमें रीजन क्या यूज होता है, देखो एसाइलेशन कराते हैं इसमें, तो बस RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हीट, तो दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में है। बस इसमें अल्काइलेशन करा दें, अल्काइल की एडिशन, और इसमें एसाइलेशन करा दें, असाइल ग्रुप की एडिशन। ठीक है, सिंपल सी बात। तो देखो बेंजीन की रिएक्शन कराई इससे, बेंजीन की रिएक्शन हमने इससे कराई, तो बस क्या होगा, HCl निकल जाएगा। देखो इधर से Cl गया और इधर से H गया, तो HCl निकल जाएगा, तो COCl3 एसाइल ग्रुप लग जाएगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो मेटा डायरेक्टिंग लगा, मेटा पोजीशन पे लगा देते, दैट सिंपल। ठीक है ना, इससे कोई टफ तो नहीं है। अच्छा एक चीज देखो इसमें आपको याद रखनी है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इज नॉट शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनिलीन। कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि देखो क्या एनिलीन में क्या होता है गाइस, एनिलीन में जब हम क्या करते हैं, एनिलीन में अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 प्लस A इसको लें, अगर इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो इधर एनिलीन है, सपोज
इधर आपका एनिलीन है, तो क्या होगा, एनिलीन है, तो गाइस क्या होता है, ए अपना लेविस एसिड होता है। तो गाइस क्या होता है, लेविस मतलब इसकी रिएक्शन की जगह ए रिएक्शन हो जाती है, मतलब ए लेविस एसिड रिएक्ट कर जाता है इसे, क्योंकि देखो ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू दूसरी एडिशन रिएक्शन। दूसरी एडिशन रिएक्शन है जो एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो इस करके एनिलीन मतलब क्या होता है, इसी करके कि सिंपल सी बात है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सिंपली क्या होता है, एनिलीन के केस में क्या होता है, देखो बाकी केस में क्या हो रहा था, जब कलर सिर्फ बेंजीन था तो क्या हो रहा था, अपना इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, या तो ए ग्रुप था तो अपना क्या लग रहा था, देखो सिंपल सी बात करें, अगर ए ग्रुप था अपना तो क्या लग रहा था, अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्ट पे लग जा रहा था। लेकिन जब एनिलीन होता है, एनिलीन होता है तो इसका अटैक होता ही नहीं है, जल्दी इसका अटैक होता ही नहीं है, मतलब उल्टा काम हो जाता है कि ए अटैक इधर करने लग जाता है। वैसे अटैक कहां होते थे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, लेकिन जब एनिलीन हो तो एनिलीन अमाइन ग्रुप पे अटैक होने लग जाता है, अमाइन ग्रुप पे अटैक होने लग जाता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एनिलीन। और सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं अपने ये चीजें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए हमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं शो होती, याद रखेंगे, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एनिलीन में। क्लियर है, तो इसको कहीं पॉइंट बना के लिख लेना, मेरे पास जगह थी नहीं, ठीक है ना। तो गाइस देखो अब क्या हो गया, अपना सब कुछ हो गया, बस ये देखो तीन सिंपल से एग्जांपल आ गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेंजीन की अगर हम रिएक्शन कराएं 6 क्लोरीन, 6 बेंजीन की अगर रिएक्शन कराएं 6 क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3, और ये तो आप ये भी लिख सकते हो डार्क प्लस कूल, मतलब कि अंधेरा करा होता है, रूम में अंधेरा होता है और ठंडा टेम्परेचर बहुत लो रखा होता है, तो इधर आप डार्क प्लस लो कंडीशन भी लिख सकते हो कि डार्क हो रूम और कोल्ड हो, तो मैंने वो चीज नहीं लिखी है। तो देखो बेंजीन की रिएक्शन कराएं 6 क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 से, तो आपके पास क्या होगा, बेंजीन के जो हर एक कार्बन है उस पे क्लोरीन आ जाएगा, हर एक कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 बेंजीन, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, देखो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन, हेक्साक्लोरो बेंजीन, तो ये आपका कंपाउंड ए बनेगा। अगर बेंजीन की रिएक्शन कराएं 3 क्लोरीन प्लस HNu, HNu का मतलब क्या, लाइट की प्रेजेंस में, तो जब इसके प्रेजेंस में कराएं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ए। देखो इसके डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, इसके डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं क्योंकि HNu है, तो HNu के कारण एडिशन रिएक्शन होती है, HNu के कारण एडिशन रिएक्शन होती है। और इधर देखो क्या हुआ, इधर देखो क्या हुआ, एलिमिनेशन हुई, देखो इधर से हाइड्रोजन निकले, इधर से हाइड्रोजन निकले, देखो कहां गया, इधर से हाइड्रोजन निकले और Cl लगे, हाइड्रोजन निकले थे और Cl लगे थे, इधर क्या हुआ, इधर एडिशन रिएक्शन हुई है, इधर एडिशन रिएक्शन हुई है, हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हुए, बस पाई बॉन्ड खत्म हुए हैं और Cl ऐड हुआ है, तो ये आपका देखो ये बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड थे वो भी गायब हो गए और Cl हर जगह लगे। इस कंपाउंड को याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, गामा हेक्सेन, इसको क्या बोलते हैं, गामा हेक्सेन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, गामा हेक्सेन। तो गामा हेक्सेन या BHC भी बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोरो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। देखो इसमें बेंजीन ग्रुप नहीं है लेकिन इसको तब भी बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इसको याद रखना, ठीक है ना, बेंजीन BHC याद रखना, BHC बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल, अब सबसे मेन बात गामा हेक्सेन याद रखना, गामा हेक्सेन इसको बोलते हैं, गामा हेक्सेन इसको बोलते हैं, क्लियर बात है। तो ये आपका जब अगर H लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो अंदर वाली चीज भी खाली हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर बेंजीन की रिएक्शन कराएं निकल, देखो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हीट प्रेजेंस हो, तो बस क्या होता है, बेंजीन जो अपनी बेंजीन रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, 3 याद तो कुछ वैसा करना नहीं है, देख की समझ याद हो जा रही है। देखो बस पहली में क्या था, क्लोरीन 6 क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3, तो आपके पास
आपके पास ये चीजें लगती गई, आपकी बस ये चीज देखो, मैंने आपको बताया था एनहाइड्रस Cl हो तो क्या करो, बस HCl रिमूव कर दो। तो देखो हर एक से HCl एक बार रिमूव हो रहा था, HCl रिमूव हो रहा था और एक एक क्लोरीन लग रहा था। देखो एक मतलब हमने एक पहले एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लो, एक क्लोरीन में से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होते हैं, तो एक क्लोरीन HCl की फॉर्म में बाहर चला गया और एक Cl लग गया, तो ऐसे बस आपका एक कंपाउंड बना। और जब क्लोरीन की लाइट की प्रेजेंस में कराएं तो गामा हेक्सेन बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और 6 तो मतलब 3rd जो है वो तो बहुत सिंपल सी है कि हाइड्रोजनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस आपका आज का लेक्चर भी फिनिश होता है। इसके बाद अब कोशिश रहेगी कि मैकेनिज्म कराएं E1 E2 S1 SN1 SN2, और उसके बाद एक नेमिंग रिएक्शन, और बीच में जो एक दो कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उनको भी हम कर लेंगे किसी ना किसी लेक्चर में कवर। तो आज के लिए इतना बहुत है गाइस, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे, ले लो।